जनवरी का करंट अफेयर का पार्ट 2 है। एडिटोरियल करंट अफेयर है जनवरी मंथ का। तो चलिए अब पहला टॉपिक है वाटर शेड विकास PMKSY का घटक। इसका संदर्भ क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटर शेड विकास घटक बंजर भूमि को बहाल करने और वर्षा आधारित कृषि को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। पिछली परियोजनाओं के मूल्यांकन से पता चलता है कि एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन के कारण भूजल स्तर बेहतर हुआ है और किसानों की आय में वृद्धि हुई। प्रमुख हस्तक्षेप कार्यक्रम में विभिन्न भूमि जल संरक्षण उपायों को लागू किया जाता है। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए रिज क्षेत्र का उपचार, नियंत्रित जल प्रवाह के लिए जल निकासी लाइन प्रबंधन, बेहतर जल प्रतिधारण के लिए मिट्टी और नमी संरक्षण, जल संसाधनों के अनुकूलित करने के लिए वर्षा जल संचयन, पशुधन का समर्थन करने के लिए चारागाह विकास, संपत्तिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका पहल। हालिया घटनाक्रम क्या रहा है? भूमि संसाधन विभाग ने 700 करोड़ लागत वाली 56 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु सहित 10 राज्यों में 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। 56 नई परियोजनाओं को 700 करोड़, 10 राज्य। इसका लाभ क्या क्या है? कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी, बंजर भूमि की बहाली और जलवायु लचीलापन, सिंचाई और जलवायु उपलब्धता में सुधार। प्रत्येक परियोजना 5000 हेक्टेयर को कवर करती है, जिससे पूरे भारत में सतत कृषि विकास सुनिश्चित होता है। अगला टॉपिक है नाग मार्क 2 मिसाइल। भारत में उन्नत एंटी टैंक हथियार नाग मार्क 2 किसके द्वारा किया गया है? DRDO द्वारा। तीसरी पीढ़ी का फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है 3rd जनरेशन का। हाल ही में राजस्थान के पोखरण रेंज में इसका सफल फील्ड एवल्यूएशन परीक्षण किया गया, जिसमें बख्तरबंद खतरों को निशाना बनाने में असाधारण सटीकता और विश्वसनीयता का प्रदर्शन किया। मुख्य विशेषता क्या है? फायर एंड फॉरगेट तकनीक लॉन्च के बाद स्वायत्त रूप से लक्ष्य को भेजती है। उच्च परिशुद्धता, आधुनिक बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ प्रभावी, जिसमें विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच वाले वाहन भी शामिल है। नामिका एकीकरण, युद्ध के मैदान में गतिशीलता बढ़ाने के लिए नाग मिसाइल कैरियर संस्करण 2 के साथ संगत। नाग मिसाइल कैरियर नामिका सफल परीक्षण और परिचालन तत्परता भारतीय सेना के अधिकारियों की देखरेख में आयोजित किया गया। न्यूनतम और अधिकतम सीमा पर सभी निर्दिष्ट लक्ष्य को सफलतापूर्वक मारा। आत्मनिर्भर भारत पहल के साथ संरेखित करते हुए रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करता है। नाग मार्क 2 मिसाइल भारत की टैंक रोधी युद्ध क्षमताओं को मजबूत करती है, जिससे आधुनिक युद्ध परिदृश्यों में रणनीतिक बढ़त सुनिश्चित होती है। अगला टॉपिक है PMAYG। 1 अप्रैल 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG कितना को शुरू किया? 1 अप्रैल 2016 को का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराना। इंदिरा आवास योजना 1985 की जगह लेते हुए इस योजना का लक्ष्य मार्च 2029 तक। इंदिरा आवास योजना 1985 में इसका लक्ष्य क्या है? 2029 तक 4.95 करोड़ घरों का निर्माण करना, ताकि सभी के लिए आवास सुनिश्चित हो सके। इसका प्रमुख उपलब्धि क्या है? कुल लक्ष्य 3.3 करोड़ घर अब तक स्वीकृत, 3.23 करोड़ घर। पूर्ण कितना हुआ है? 2.69 करोड़। वित्तीय सहायता 2.37 लाख करोड़।
नया चरण 2024 से 29 के लिए 3.06 लाख करोड़ बजट के साथ अतिरिक्त 2 करोड़ घरों को मंजूरी। मध्य प्रदेश में प्रगति, लक्ष्य 41.68 लाख मकान स्वीकृत, 41.51 लाख पूर्ण, 36.80 लाख लंबित, 16.42 लाख परिवार मकान का इंतजार कर रहे हैं। तकनीकी और वित्तीय सहायता, AI आधारित लाभार्थी पहचान के लिए आवास प्लस 2025 ऐप लॉन्च किया गया है। आवास प्लस ऐप लॉन्च किया गया है AI आधारित लाभार्थी पहचान के लिए। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मध्य प्रदेश को 3,726 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। PMAY को मनरेगा जल जीवन मिशन PM सूर्य घर योजना के साथ एकीकृत किया गया है। PMAY को मनरेगा जल जीवन मिशन और PM सूर्य घर योजना के साथ। अगला टॉपिक है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 15 फरवरी 2024 को शुरू की गई PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आवासीय क्षेत्रों में छत पर सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय योजना की दस्ता पहुंच सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए परिचालन दिशा निर्देश पेश किए हैं। मुख्य उद्देश्य 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली के उपलब्ध कराना। क्या उद्देश्य? 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना। सरकारी बिजली खर्च में सालाना 75,000 करोड़ रुपए की कमी करना। कार्यान्वयन मॉडल क्या है? RESCO मॉडल। तीसरे पक्ष के निवेशक सौर प्रणाली स्थापित करते हैं और उपभोक्ता केवल खपत की गई बिजली के लिए भुगतान करते हैं। यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल। डिस्कॉम या राज्य संस्थाएं घरों के लिए छत पर सौर प्रणाली स्थापित करती हैं। वित्तीय सहायता क्या है? रेस्को मॉडल में जोखिम कम करने के लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र के लिए 100 करोड़ का कोष है। 100 करोड़ का कोष। सब्सिडी 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000, 3 किलोवाट सिस्टम के लिए 78,000। आसान वित्त पोषण के लिए कम ब्याज दर वाले ऋण लगभग 7% पर। आवेदन प्रक्रिया, परिवार आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से विक्रेताओं का चयन करने, सिस्टम के आकार निर्धारित करने और लाभों का आंकलन करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह पहल लाखों लोगों के लिए सस्ती बिजली सुनिश्चित करते हुए भारत के नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण को गति प्रदान करती है। PM सूर्य घर government.in के माध्यम से। अगला टॉपिक है प्रलय मिसाइल। भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शित की जाएगी। हालांकि परीक्षण 2022 में पूरे हो गए, लेकिन सशस्त्र बलों में इसका औपचारिक समावेश अभी लंबित है। प्रलय गणतंत्र दिवस परीक्षण 2022 में पूरा होगा। 150 से 500 किलोमीटर की रेंज वाली कम दूरी की अर्थ बैलिस्टिक मिसाइल है। परिणाम के बारे में क्या है? 150 से 500 किलोमीटर रेंज, सतह से सतह, वारहेड क्षमता 350 से 700 kg। DRDO द्वारा विकसित है। विकास और तकनीकी विशेषताएं 2015 में स्वीकृत प्रहार मिसाइल कार्यक्रम से प्राप्त। ठोस पुनर्रोधक रॉकेट मोटर तेजी से प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है। इसमें कौन सा मोटर लगा है? ठोस पुनर्रोधक रॉकेट। युद्धाभ्यास और अवरोधन के लिए प्रतिरोधी। सटीकता के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर के साथ जड़त्वीय मार्गदर्शन प्रणाली। सामरिक माप चीन की डोंगफेंग 12 और रूस की इस्कंदर मिसाइल के बराबर। चीन की डोंगफेंग 12, रूस की इस्कंदर मिसाइल के बराबर। चीन पाकिस्तान से खतरों के खिलाफ भारत की रक्षा। सैन्य तत्परता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सीमाओं पर तैनात। LAC और LOC दोनों पर। वारहेड और लॉन्च क्षमता, विखंडन प्रवेश उपयुद्धक वारहेड ले जा सकता है। उन्नत थ्रस्ट वेक्टर नियंत्रण और रडार से बचने के लिए जेट वेन प्रणाली से सुसज्जित। अगला टॉपिक है स्क्रैमजेट इंजन ग्राउंड टेस्ट।
भारत के DRDO द्वारा स्क्रैमजेट कम्बस्टर के सफल जमीनी परीक्षण के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह देश की सामरिक रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में एक कदम है। DRDO द्वारा स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण किया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है? हाइपरसोनिक मिसाइल मैक 5 लगभग 5400 किलोमीटर प्रति घंटा की से अधिक गति से यात्रा करती है। हवाई रक्षा प्रणालियों से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो उच्च गति वाले सटीक हमलों को सुनिश्चित करता है। अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश सक्रिय रूप से हाइपरसोनिक हथियार विकसित करते हैं। स्क्रैमजेट इंजन अवलोकन। एक स्क्रैमजेट बिना किसी गतिशील भाग के संचालित होता है। सुपरसोनिक दहन रैमजेट अत्यधिक गति पर कुशल ईंधन दहन के लिए उच्च गति वायु संपीड़न का उपयोग करता है। ग्राउंड टेस्ट की मुख्य विशेषता। परीक्षण अवधि 120 सेकेंड। प्रज्वलन और स्थिर दहन की पुष्टि। चुनौतियां दूर की गई। 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड से अधिक गति पर दहन को बनाए रखने के लिए लौ स्थिरीकरण तकनीक विकसित की गई। तकनीकी उन्नति। स्वदेशी एंडोथर्मिक इंजन। थर्मल बैरियर कोटिंग अत्यधिक गर्मी का सामना करने के लिए उन्नत सिरेमिक कोटिंग स्थायित्व को बढ़ाती है। रणनीतिक महत्व क्या है? सफलता भारत को हाइपरसोनिक तकनीक में वैश्विक नेताओं में स्थान दिलाती है, जिससे भविष्य में हाइपरसोनिक मिसाइल विकास का मार्ग प्रशस्त होता है और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होती है। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय समुदाय के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार लाना है। मुख्य उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों के लिए अभिनव स्वास्थ्य सेवा मॉडल विकसित करना। नीति सुधार और अनुसंधान के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान, क्षमता निर्माण और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को मजबूत करना। स्वास्थ्य चाहने वाले व्यवहार को बेहतर बनाने के लिए सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील स्वास्थ्य पहलों को बढ़ावा देना। सहयोगात्मक प्रयास और पहल। MOTA ने प्रभावी स्वास्थ्य सेवा वितरण के लिए MOHFW, AIIMS और NGO के साथ भागीदारी की है। अनुसंधान के लिए ओडिशा में एक जनजातीय ब्लॉक को अपनाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। एम्स दिल्ली में जनजातीय स्वास्थ्य के भगवान बिरसा मुंडा चेयर का शुभारंभ किया गया। सिकल सेल एनीमिया निदान के लिए 14 राज्यों में 1500 क्षमता केंद्र स्थापित किया गया। सिकल सेल एनीमिया जागरूकता। लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करने वाला एक आनुवंशिक विकार जिससे वे सिकल के आकार के हो जाते हैं। रक्त प्रवाह में रुकावट पैदा करता है, जिससे दर्द और ऊतक क्षति होती है। हीमोग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन के कारण होने वाली वंशानुगत स्थिति है सिकल सेल एनीमिया। विषयगत चर्चाएं और परिणाम। टेलीमेडिसिन, पारंपरिक चिकित्सा, किशोर स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को संबोधित करना। पारंपरिक और आधुनिक स्वास्थ्य सेवा को एकीकृत करने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप बनाना। सामुदायिक भागीदारी के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाना। T72
T-72 ब्रिज लेइंग टैंक BLT ब्रिज लेइंग टैंक। T-72 ब्रिज लेइंग टैंक भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति है जो युद्ध के मैदान में इसकी गतिशीलता को बढ़ाता है। रक्षा मंत्रालय ने हाल में 47 इकाइयों के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं जो मेक इन इंडिया के पहल के तहत रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। T-72 ब्रिज BLT इसका वजन 49 टन है। यह 3 लोगों के चालक दल के साथ काम करता है। बख्तरबंद वाहनों की आवाजाही के लिए पुलों की तेजी से तैनाती के लिए सुविधा देता है। बाधाओं को जल्दी से पार करके युद्ध के मैदान में गतिशीलता को बढ़ाता है। अनुबंध मूल्य 1560.52 करोड़। रक्षा मंत्रालय और भारी वाहन कारखाने के बीच हस्ताक्षरित। उद्देश्य स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को मजबूत करना। परिचालन क्षमता बाधाओं का पूर्व निर्मित स्टील पुलों की तैनाती करता है। निरंतर सैन्य आवाजाही के लिए पुलों को ठीक करता है और स्थानांतरण करता है। युद्ध में लचीलापन सुनिश्चित करते हेतु विभिन्न इलाकों के लिए डिजाइन किया गया है। ब्रिजिंग सिस्टम और रक्षा विशेषताएं उन्नत लॉन्च मैकेनिज्म, हाइड्रोलिक्स और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण, चालक दल के हथियारों और वायु रक्षा मशीन गन के प्रावधान के साथ सीमित ऑनबोर्ड आयुध। आर्थिक और सामरिक प्रभाव स्थानीय विनिर्माण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा। सैन्य प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है। अगला टॉपिक है CAR T थेरेपी। भारत ने वयस्क बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा BNHL के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाइसेंस प्राप्त CAR T सेल थेरेपी कार्टेमी की शुरुआत की है। यह अत्याधुनिक उपचार आक्रामक रक्त कैंसर वाले रोगियों के एक सफलता प्रदान करता है। CAR T थेरेपी क्या है? इम्यूनोथेरेपी का एक रूप जो शरीर की कैंसर से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। इसमें कैंसर कोशिकाओं को प्रभावी ढंग से लक्षित करने के लिए रोगी की T कोशिकाओं को आनुवंशिक रूप से संशोधित करना शामिल है। संशोधित T कोशिकाओं को रोगी के शरीर में फिर से डाला जाता है जो एक जीवित दवा के रूप में कार्य करता है। क्लिनिकल परीक्षण और प्रभावशीलता। इमेजिंग परीक्षण नारायण अस्पताल और अपोलो कैंसर अस्पताल जैसे अस्पतालों में आयोजित किया गया था। चरण 2 परीक्षणों ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप 83.3% समग्र प्रतिक्रिया दर दोहराई। भारत में रक्त कैंसर पर प्रभाव। भारत हर साल लगभग 1,20,000 नए रक्त कैंसर के मामले सामने आते हैं। क्वारटेमी रिलैक्स और रिफ्रैक्टरी BNHL वाले रोगियों के लिए एक उन्नत उपचार प्रदान करता है। कैंसर उपचार का भविष्य व्यक्तिगत चिकित्सा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में कैंसर देखभाल को बदलने के लिए उन्नत तकनीक के साथ स्वदेशी अनुसंधान को एकीकृत करता है। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा NHL एक कैंसर जो लसिका प्रणाली को प्रभावित करता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तब होता है जब लसिका कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती है जिससे ट्यूमर बनते हैं। सामान्य उपप्रकार डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा DLBCL, फॉलिक्यूलर लिम्फोमा NHL हॉजकिन लिम्फोमा से अलग है जो लिम्फोमा का अन्य प्रकार है। शत्रु संपत्ति। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अभिनेता सैफ अली खान को भोपाल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भोपाल में उनके परिवार की ऐतिहासिक संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित करने के केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ अपील करने का निर्देश दिया है। 2015 से चल रहा यह मामला फ्लैग स्टाफ हाउस और नूर उस सबाह पैलेस सहित 15,000 करोड़ मूल्य की संपत्तियों से जुड़ा है।
शत्रु संपत्ति क्या है? शत्रु संपत्ति से तात्पर्य उन व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों से है जो संघर्ष के दौरान शत्रु देशों में चले गए थे, चीन या पाकिस्तान। भारत के रक्षा अधिनियम 1962 के तहत भारत के शत्रु संपत्ति के संरक्षक द्वारा प्रबंधित। कानूनी ढांचा। शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 ऐसी संपत्तियों के उत्तराधिकार या हस्तांतरण को रोकता है। 2017 में संशोधनों ने कानूनी उत्तराधिकारियों के दायों को और प्रतिबंधित कर दिया। प्रबंधन और निपटान। संरक्षक मूल्यांकन और निपटान की देखरेख करता है। 2018 निपटान दिशा निर्देश खाली संपत्तियों की नीलामी की अनुमति देते हैं, जबकि कब्जे वाली संपत्तियों को निवासियों को बेचा जा सकता है। भारत में वर्तमान स्थिति क्या है? भारत में पाकिस्तान से जुड़ी लगभग 9,280 शत्रु संपत्तियां और चीन से जुड़ी 126 संपत्तियां हैं। सरकार इन संपत्तियों का सक्रिय रूप से निपटान कर रही है, जिनका मूल्य लगभग 1 लाख करोड़ है। OECD वैश्विक कर समझौते से अमेरिका का बाहर होना। OECD ग्लोबल टैक्स डील बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए तैयार की गई थी। OECD क्या है? ग्लोबल टैक्स डील बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए तैयार की गई थी। इसका 2 प्रमुख स्तंभ है। पहला है कॉर्पोरेट मुनाफे को उन देशों में पुनः आवंटित करता है जहां राजस्व उत्पन्न होता है। स्तंभ 2 क्या है? वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर 15% निर्धारित करता है। पहला क्या है? कॉर्पोरेट मुनाफे को उन देशों में पुनः आवंटित करता है जहां राजस्व उत्पन्न होता है। दूसरा क्या है? वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर 15% निर्धारित करता है। 140 से अधिक देशों ने एक निष्पक्ष कर प्रणाली बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अमेरिकी कार्यकारी आदेश और औचित्य। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक संप्रभुता पर चिंताओं का हवाला देते हुए अमेरिका को इस सौदे से बाहर निकालने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया। आदेश में दावा किया गया कि यह सौदा अमेरिकी आय पर अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र लागू करता है और घरेलू कर नीति निर्धारण को सीमित करता है। वैश्विक निहितार्थ के वापसी से ग्लोबल एंटी बेस इरोजन नियमों को लागू करने वाले देशों के लिए अनिश्चितता पैदा होती है। लगभग 50 अधिकार क्षेत्रों ने अपनाने की प्रगति की थी, लेकिन अब वे अपने दृष्टिकोण का पूर्ण मूल्यांकन कर सकते हैं। भारत की स्थिति क्या है? भारत ने सतर्क रुख अपनाया है और OECD सौदे के संबंध में महत्वपूर्ण विधायी परिवर्तन नहीं किए हैं। केंद्रीय बजट 2024 में 2% सामान्यीकरण शुल्क को हटा दिया, जो अमेरिका के साथ विवाद का एक पिछला बिंदु था। भारत के कर संग्रह पर प्रभाव न्यूनतम होने की उम्मीद है। वैश्विक अर्थशास्त्र में OECD की भूमिका। OECD राष्ट्रों के बीच सतत आर्थिक विकास सहयोग के लिए नीति मानक निर्धारित करता है। सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 60% और वैश्विक उत्पाद में 75% योगदान करते हैं, जिससे यह आर्थिक नीति विकास में एक प्रमुख खिलाड़ी बन जाता है। अगला टॉपिक है मैती ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट जारी की। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मैती ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आंकलन और माप रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र के बढ़ते योगदान पर प्रकाश डाला गया है। यह रिपोर्ट नीति निर्माताओं और व्यवसायों के लिए भविष्य की रणनीतियों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है। डिजिटल अर्थव्यवस्था का दायरा। डिजिटल प्रौद्योगिकियों द्वारा
संचालित आर्थिक गतिविधियों को शामिल करता है। इसमें नए डिजिटल उद्योग और पारंपरिक क्षेत्रों का डिजिटल परिवर्तन शामिल है। पारंपरिक उद्योगों में इसके एकीकरण के कारण इस क्षेत्र को मापना जटिल है। मुख्य बिंदु क्या क्या है? 2022-23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 11.74% योगदान दिया, जिसका मूल्य 31.64 लाख करोड़ था। OECD ढांचे और एशियन डेवलपमेंट बैंक के इनपुट आउटपुट मॉडल का उपयोग करके डिजिटल अर्थव्यवस्था के आंकलन में भारत अग्रणी विकासशील देशों में से एक है। प्रमुख योगदानकर्ता ICT सेवाएं और दूरसंचार। GBA का 7.83%, तकनीकी प्लेटफॉर्म GBA का 2%, पारंपरिक क्षेत्र GBA का लगभग 2%, जो व्यापक डिजिटलीकरण को दर्शाता है। रोजगार और भविष्य की वृद्धि। 2022-23 में इस क्षेत्र में 14.67 मिलियन कर्मचारी कार्यरत हैं। कार्यबल का लगभग 2.55%। डिजिटल अर्थव्यवस्था की वृद्धि समग्र अर्थव्यवस्था की तुलना में दोगुनी होने का अनुमान है, जो संभावित रूप से 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद का 20% हिस्सा होगी। चुनौती और नीतिगत महत्व क्या है? छोटे डिजिटल प्लेटफॉर्म, अनौपचारिक डिजिटलीकरण और क्षेत्र विशिष्ट परिवर्तनों में डेटा अंतराल मौजूद है। रिपोर्ट नीति निर्माण, नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में सहायता। अगला टॉपिक है एरोस्पेस और रक्षा नीति 2024। उत्तर प्रदेश सरकार ने एरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 पेश की है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना है। इस पहल का उद्देश्य राज्य को एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 पेश की। मुख्य उद्देश्य स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना, नवाचार और वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन करना, निवेश और रोजगार लक्ष्य। 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य। एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में 1 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना। FDI प्रोत्साहन, विदेशी निवेशकों के लिए 80% तक भूमि सब्सिडी। वैश्विक रक्षा फर्मों को राज्य में परिचालन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। रक्षा औद्योगिक गलियारा MSME समर्थन, प्रमुख परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए यूपी रक्षा औद्योगिक गलियारा विकसित करना। स्टार्टअप और MSME का समर्थन करने के लिए सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित करना। तकनीकी और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित। रक्षा में AI और सॉफ्टवेयर विकास को बढ़ावा देना। स्टैंप ड्यूटी छूट, पूंजी सब्सिडी सहित वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना। विकास के लिए विजन, यह नीति भारत के रक्षा उत्पादन लक्ष्य को अनुरूप है, जिसका उद्देश्य नवाचार, निवेश और रोजगार सृजन के माध्यम से उत्तर प्रदेश को एक अग्रणी एरोस्पेस और रक्षा केंद्र में बदलना है। अगला टॉपिक है भारत की सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पहल। भारत सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है, जिसकी नीतियों का उद्देश्य निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। सेमीकंडक्टर कार्यक्रम और उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना भारत को इस क्षेत्र में वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सेमीकंडक्टर कार्यक्रम सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम 2021 में लॉन्च हुआ था। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण का समर्थन करता है। 1.52 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद है। सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयों के लिए 50% तक राजकोषीय समर्थन। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए PLI योजना। प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव उत्पादन में 6.14 लाख करोड़ और निर्यात में 3.12 लाख करोड़ हासिल किए। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में
1.28 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए गए। घरेलू और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन प्रदान करता है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM एक अस्थायी सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों को आगे बढ़ाएगा। चिप निर्माण और नवाचार को कारगर बनाने के लिए वैश्विक विशेषज्ञों के नेतृत्व में। चुनौतियां और भविष्य दृष्टिकोण। भारत कम शुद्ध मूल्य संवर्धन और आयात निर्भरता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। चिप निर्माण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, राजकोषीय सहायता बढ़ाना, स्वदेशी फाउंड्रीज को बढ़ावा देना वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत की स्थिति को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक है भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल हुआ। भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हो गया है। जापान के बाद ऐसा करने वाला यह दूसरा एशिया प्रशांत देश बन गया। पहला जापान, भारत दूसरा एशिया प्रशांत देश बन गया। यह कदम भारत के वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करता है। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली को शामिल करने वाली 4 देशों की पहल है। फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली 4 देश संयुक्त आयुध सहयोग संगठन OCCAR द्वारा प्रबंधन होता है। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के नेतृत्व में लियोनार्डो इटली, डसॉल्ट एविएशन, एयरबस स्पेन। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस जर्मनी का है, डसॉल्ट फ्रांस का है, लियोनार्डो इटली का है, एयरबस स्पेन का है। कंपनी है ये सब डिफेंस कंपनी। यूरोड्रोन के मुख्य विशेषता निगरानी और टोही के लिए मध्यम ऊंचाई, लंबी सहन शक्ति। ट्विन इंजन डिजाइन प्रतिकूल परिस्थितियों में संचालन सुनिश्चित करता है। 2.3 टन पेलोड क्षमता के साथ 40 घंटे ट्विन इंजन है। सुरक्षित डेटा प्रबंधन, सुरक्षित हवाई क्षेत्र एकीकरण। भारत का पर्यवेक्षक का दर्जा तकनीकी पहुंच प्राप्त करता है, लेकिन कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं। भविष्य में यूरोड्रोन खरीदने का अवसर। सामरिक सहयोग भारत के रक्षा आधुनिकीकरण प्रयासों के साथ संरेखित करता है। अक्टूबर 2024 में हस्ताक्षरित भारत जर्मनी रक्षा सहयोग को पूरक बनाता है। 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट कार्यक्रमों में संभावित भविष्य का सहयोग। तो ये पहला चैप्टर करंट कॉन्सेप्ट समाप्त हुआ। अब इसके बाद अगला चैप्टर है राज्य आधारित करंट अफेयर। इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे।